नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल आप सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ली जाने वाली एग्जाम एनटीपीसी का 2016 के किसी शिफ्ट का एक पेपर का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं पेपर सॉल्यूशन। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, सीधा एक स्टाफ सिलेक्शन और रेलवे का टिपिकल क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो फ्रेंड्स, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा थर्ड डायग्राम में वो पूछा गया है। अब यहां पे क्या आएगा वो ढूंढने के लिए आप ये हर जगह पे देखेंगे तो ये जो भी नंबर है वो सब बड़े नंबर है, रिलेटिवली जो दूसरे नंबर छोर पे दिए गए उससे बड़ा है। मतलब कि ये चारों नंबर्स की कुछ खिचड़ी पकती है और बनता है 10, बड़ा बनता है। कभी भी देखो बच्चों, बड़ा नंबर बनता है ना तो इसका मतलब है कि बाकी के सारे नंबर्स का कुछ प्लस होगा या तो कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ रहे हो ना आप? अब मल्टीप्लीकेशन होगा तो जीरो को आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जीरो हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। देखो, आपका सोचने का स्टाइल क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो आप ट्राई एंड एरर मेथड से करते रहेंगे, होगा भी नहीं भी होगा, कितना टाइम बर्बाद होगा कोई नहीं बोल सकता है। तो एक साइंटिफिक वे में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो मैं प्लस से ट्राई करूंगा। जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, बट चांसेस ज्यादा है हो जाने का। चलो प्लस से ट्राई करते हैं। 2 + 4 6 + 6 कितना हुआ बच्चों? 12। आपको करना कितना है? 10। तो -2 करेंगे, लिख के रख देता हूं। पता नहीं है, दूसरे में अब कंफर्म करते हैं, अगर होता है तो कंफर्म हो जाएगा। चलो 8 और 10 18 +2 20 और 6 26, करना है 24 तो -2 हो गया ना। मतलब कि चारों छोर का टोटल करके -2 आपका आंसर होगा। चलो 10 और 12 22 और 14 36 और 4 40, -2 तो आंसर क्या होगा? 38। बस हो गया ना चुटकी बजा के। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन सेम टाइप का ही एक क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे आप देख सकते हो 18 है, 12 है, 3 है और फिर 72 है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। 32 है, 16 है, 4 है और 128 है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सारे नंबर का कुछ मल्टीप्लीकेशन या टोटल होता होगा और ये नंबर उभर के आता होगा। अब ये सब का टोटल करो, 18 × 12 तो 216 होगा और इंटू 3 करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। 216 से आपको नीचे आना है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा ट्राई एंड एरर मेथड होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? 18 × 12 डिवाइड बाई 3 बराबर क्या होगा? 72। मतलब कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं। 32 × 16 32 × 16 डिवाइड बाय 4 किया ना, 4 से कटेगा तो 4। 32 × 4 128 हो गया। बस अब आपको यही तो करना है। 24 × 14 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 112। 14 से कटेगा तो कितना होगा बच्चों? 8। 8 से कटेगा तो 3। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आंसर क्या होगा? 3। यहां पे गलती से नीचे जो 4 ऑप्शन है वो हम ले नहीं पाए, भूल गए, तो बट इसका आंसर होगा 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बच्चों? 3। तो किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा था। और आने वाली एनटीपीसी की जो भी एग्जाम आपकी बाकी है उसमें भी इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। चलो, ये एक सीधा साधा क्वेश्चन है, देख के कोई भी बोल सकता है 1 8 27 क्या है ये सब? ये सब क्यूब है। तो 1 का 2 का 3 का, यहां पे 4 का क्यूब 64 आएगा भाई। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 3 clocks are designed to alarm in every hour, 2 hour and 3 hour respectively। मतलब कि मेरे पास 3 अलार्म है। पहला अलार्म हर 1 घंटे के बाद बजेगा, दूसरा हर 2 घंटे के बाद और तीसरा हर 3 घंटे के बाद बजेगा। समझ रहे हो ना? तो तीनों अलार्म एक साथ कितने घंटे के इंटरवल के बाद बजेंगे?
ये हर 1 घंटे में बजेगा, ये हर 2 घंटे में बजेगा, ये हर 3 घंटे में बजेगा। आप सबको ये पता होगा कि कोई भी घटना एक साथ कब होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सब फ्रीक्वेंसी का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे का एलसीएम कितना होगा, 6 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों अलार्म हर 6 घंटे के बाद एक साथ बजेंगे। समझे ना, हर 6 घंटे के बाद एक साथ बजेंगे। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि 3 घंटे पहले तीनों एक साथ बजे थे। कितने घंटे पहले, 3 घंटे पहले। अब पूछा है कि कितने घंटे बाद, अभी से कितने घंटे बाद तीनों एक साथ बजेंगे। अपना आंसर है हर 6 घंटे बाद बजेंगे। 3 घंटे पहले बज गया था, तो अब कब बजेगा, अगले 3 घंटे के बाद। तो मान लो कि दोपहर को अभी 3 बजे है, मान लो कितना बजा है, आफ्टरनून का 3। तो कितने बजे होंगे, 12 बजे। अब 12 के बाद क्या आएगा, 6 बजे बाद, ठीक है ना। तो अभी 3 बजा है, तो 6 बजे तीनों एक साथ बजेंगे, मतलब कि आफ्टर 3 आवर्स। तो यहां पे आंसर होगा 3 आवर्स। भाई ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां पे डीआई आया। देखो बच्चों, एनटीपीसी में इस तरीके के डीआई के भी 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हालांकि होता है एकदम इजी, वैसे तो पूरा पेपर एकदम इजी होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है 3-4 पेपर्स को देख के कि पूरे जो मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है ना, उसमें 5-6 क्वेश्चन ही लेवल वाले होते हैं। बाकी के 52 से 55 क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं, आप चुटकी बजा के सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको लास्ट में रखो, 5-6 क्वेश्चन को ही आप सीधा पहचान लेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको तुरंत पता चल ही जाएगा। आप यहां भी ये चीज देखेंगे और मैं भी आपको बताता जाऊंगा। तो यहां पे 95 से लेके, शायद आपको देखने में कुछ स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहां पे 95 से लेके 2002 के किसी चीज के, पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन के नंबर्स दिए गए हैं। लेते हैं हम सीधा क्वेश्चन। Average production of 96 and 96 is exactly equal to production of which of the following pair of years। मतलब कि ये 2 साल की प्रोडक्शन की एवरेज दूसरे इसमें से कौन से 2 साल की एवरेज के बराबर है। तो हम इसकी एवरेज निकालेंगे। 96 और 97, 40 तथा 60। 96 में 40 प्रोडक्शन है, 97 में 60 है, तो टोटल कितना होगा, 100। ठीक है ना, मैं एवरेज नहीं निकालता हूं, मैं 100 ही रखता हूं। डिवाइड बाई 2 ही तो करना है, नहीं करेंगे। यहां भी 2 साल ही है तो डिवाइड बाई 2 करना है, वहां भी नहीं करेंगे। चलो बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते हैं। जिसका टोटल 100 होगा उसका एवरेज 50 आएगा, वो आंसर आएगा। तो यहां पे 2000 एंड 2001 ये दोनों का टोटल 125 है, मतलब ये नहीं आएगा। 99 एंड 2000 उसका टोटल होता है 115, ये भी नहीं आएगा। 98 एंड 2000 टोटल होता है 95, ये भी नहीं आया। अब बचाइए तो ये आंसर आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 95 एंड 2001, 95 मतलब 25, 2001 मतलब 75, टोटल हो गया आपका 100। तो यहां पे 96 एंड 97 का जो टोटल हो रहा है वही टोटल 95 एंड 2001 का होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी डीआई से दूसरा क्वेश्चन। कौन से साल में प्रोडक्शन की परसेंटेज में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा थी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हमेशा पिछले साल से ही तो हमें कंपैरिजन करना है, तो कौन से साल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। अब सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे देखो। मैं बारी बारी से देखूंगा। 2002 में प्रोडक्शन था 80 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल कितना प्रोडक्शन था, 75। तो 75 का 80 हुआ तो बढ़ा कितना, 5। कौन सी अमाउंट पे, 75 पे। हमेशा डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर ही आता है। हाँ, अब लेते हैं 2001। यहां पे 75 प्रोडक्शन बना था, कितना, 50 का 75 बना, मतलब 25 बढ़ा, नीचे क्या आएगा, 50। ठीक है, उसी तरीके से 97 का लेते हैं। 97 में 60 हुआ, 40 का 60, तो 20 बढ़ा कंपेयर टू 40। उसी तरीके से 96 में 40 बना, 25 का 40, मतलब 15 बढ़ा कंपेयर टू 25। बस हो गया। ये तो देख के इसमें जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वो आपका सबसे ज्यादा इंक्रीज का आंसर आएगा। ये तो देख के पता चल जाता है बहुत कम है तो ये तो आएगा ही नहीं।
यहां पे ये सीधा इसका आधा है तो कितना आएगा बच्चों 50%। ये भी आधा है तो कितना आएगा 50%। ये आधे से ज्यादा है, 25 का आधा 12.5 होता है, ये 15 है, ज्यादा है। वैसे आपको अगर पता चलता है तो ये 60% है, सीधा दिखता है। तो कौन से साल में? चौथा जो ऑप्शन है उसमें ज्यादा आंसर आता है। तो इसमें चौथा आंसर ऑप्शन कौन सा है? 96। तो 96 में सबसे ज्यादा बड़ा है। परसेंटेज में पूछा है 25 का 40 मतलब 15 ही बड़ा है, बट 15 कौन सी किसकी कंपैरिजन में? 25 की। तो परसेंटेज में ये ज्यादा होगा, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं पूछा है। चलो तीसरा क्वेश्चन, परसेंटेज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड इन 2002 कंपेयर टू 95। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पहला नंबर ऊपर आएगा, दूसरा नंबर नीचे आएगा। 2002 में क्या है? 80। 95 में क्या है बच्चों? 25। हो गया। पूछा है आपको इंक्रीज। जब कभी भी इंक्रीज पूछा जाता है तो ऊपर डिफरेंस लिखना है। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 55। नीचे कितना आएगा? 25। ढूंढना है परसेंटेज, मतलब मल्टीप्लाई विथ 100। 25 से कटेगा तो 4, 55 इंटू 4, 220% का इंक्रीज हुआ। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। भाई ठीक है, थे इजी क्वेश्चन। चलो चलते हैं आगे। हाँ फ्रेंड्स, ये आ गया सीटिंग अरेंजमेंट। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि एनटीपीसी की एग्जाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है उसका लेवल एकदम इजी होता है। यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है। जब मैंने ये सोल्व किया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ कठिनाइयां तो नहीं बट मिस्टेक थी। तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि सीटिंग अरेंजमेंट इसी के क्वेश्चन के आंसर सेट हो जाए, उस तरीके से बन जाएगा। तो एक सेंटेंस यहाँ पे हमने सेट किया है। अदरवाइज जो पेपर में पूछा गया था वो फॉल्टी था, वो मिस्टेक वाला था। चलो तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 कलीग है, एक सर्कल में सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये सर्कुलर है, 6 कलीग है तो इस तरीके से बैठे होंगे बच्चों। चलो हो गया। अब इनका मुंह अंदर 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 अंदर, ठीक है ना। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो हो गया सब आमने सामने। अब क्या पहला सेंटेंस है? डायना इज बिटवीन पुष्कर एंड पद्मा। मान लो डायना यहाँ पे बैठी है ना। तो किसके बीच में है? पुष्कर एंड पद्मा के। ये पुष्कर है तो यहाँ पे कौन होगा? पद्मा। अब जरूरी नहीं है पुष्कर यहाँ पे, पुष्कर यहाँ भी हो सकता है। तो ये पुष्कर और यहाँ पे कौन होगा? पद्मा। ठीक है बच्चों, चलो लेते हैं आगे। अब क्या बोला है? प्रियंका इज बिटवीन महेश एंड लक्की। अब ये तीनों कैरेक्टर नए हैं। प्रियंका भी यहाँ कहीं नहीं बैठी है, महेश भी नहीं है, लक्की भी नहीं है। तो तीनों के लिए अलग से 3 जगह चाहिए, मतलब यहाँ पे सेट होगा। और उसमें बीच में कौन होगा? प्रियंका। तो यहाँ पे लिख दो प्रियंका। ये हो गया प्रियंका। प्रियंका किसके बीच में है? महेश एंड लक्की। तो मान लो यहाँ पे महेश है तो यहाँ पे कौन होगा? लक्की। अब अगेन जरूरी नहीं है लक्की ही होगा, यहाँ पे कौन हो सकता है? महेश। तो यहाँ पे कौन हो सकता है बच्चों? लक्की। कर दिया हमने। अब जो हमने ऐड किया था सेंटेंस उसको भी हम ले लेते हैं। लक्की इज जस्ट लेफ्ट टू प्रियंका। ये प्रियंका है तो उसकी लेफ्ट में मतलब इधर की साइड आएगा, कौन आएगा? लक्की। तो ये महेश नहीं होगा। ये लक्की है तो लक्की यहां नहीं होगा, यहां पे कौन होगा? महेश। हो गया बच्चों। अब आपको एक सेंटेंस क्या है? पुष्कर एंड महेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये सेंटेंस अभी और बाकी है। पुष्कर एंड महेश एक दूसरे के आमने सामने है। ये कौन है? महेश। तो उसके सामने पुष्कर यहीं पे होगा तो ये पद्मा नहीं होगी, तो ये पद्मा होगी। ठीक है, तो हो गया पूरा का पूरा सेट। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। पद्मा की राइट में तुरंत कौन है? पद्मा यहां पे है, राइट में कौन है बच्चों? डायना। तो ये लिखो आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन, महेश के 2 नेबर कौन है? अब महेश बाबा इधर बैठे हैं तो नेबर में प्रियंका भी है, पद्मा भी है। तो महेश के 2 नेबर होंगे प्रियंका एंड पद्मा। तीसरा क्वेश्चन, प्रियंका की एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन बैठा है? प्रियंका की एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन है बच्चों? डायना। तो यहां भी आंसर आएगा डायना। तो हो गया, समझ में आया आराम से। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन इस तरीके के क्वेश्चन भी एनटीपीसी और सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं। रेक्टेंगल मतलब ट्रेंड लेक्चर, सर्कल मतलब मेरिट पॉपुलेशन एंड ट्रायंगल मतलब लेक्चरर्स इन कॉलेज।
ठीक है, यहां पे अलग अलग नंबर दिए हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और आंसर टिक करते जाएंगे। क्या बोला है, कौन से नंबर में ट्रेंड अनमेरिड लेक्चरर इन द कॉलेज है, कौन से लेने हैं अनमेरिड, ये क्या है मेरिड, सर्कल मतलब मेरिड है तो सर्कल नहीं लेना है, अनमेरिड मतलब सर्कल में नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। हो गया। अब आपको क्या लेना है, ट्रेंड होना चाहिए मतलब रेक्टेंगल में होना चाहिए, तो ये एक रेक्टेंगल में नहीं है तो ये नहीं आएगा, तो ये भी मैंने ले लिया, ये भी ले लिया। अब लेक्चरर्स इन द कॉलेज मतलब ट्रायंगल में भी होना चाहिए, तो ट्रायंगल में 2 नहीं है तो वो भी नहीं आएगा, सीधा सीधा ऑप्शन क्या आएगा 4। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी था, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, बट कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना, तो इस तरीके से करने में बहुत आसानी रहती है, मिस्टेक भी नहीं होती है। हटाते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, ऑटोमेटिक आपका आंसर बच जाएगा। चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, उसी क्वेश्चन से है, क्या पूछा है, 7 नंबर क्या दर्शाता है, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर सर्कल के अंदर है, 7 नंबर ट्रायंगल के अंदर है, बस हो गया। 7 नंबर रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, तो सर्कल एंड ट्रायंगल मतलब ये 2 चीज आएगी, तो मेरिड पॉपुलेशन, मेरिड लेक्चरर्स इन कॉलेज, 7 नंबर है मेरिड लेक्चरर इन द कॉलेज मतलब ऑप्शन ए। भाई समझ में आया, मेरिड भी होगा और लेक्चरर भी इन कॉलेज भी होगा। और एक क्वेश्चन है, हाँ अब क्या बोला है, ट्रेंड भी होना चाहिए, मेरिट भी होना चाहिए एंड लेक्चरर्स इन द कॉलेज भी होना चाहिए। ट्रेंड मतलब रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। फिर मेरिट होना चाहिए मतलब सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो ये 2 नहीं है, नहीं आएगा। लेक्चरर इन द कॉलेज मतलब ट्रायंगल के अंदर भी होना चाहिए, 6 नहीं है, तो बचा कौन 5। लो हो गया। लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, √5 बराबर इतना, तो √5/2 बराबर कितना। अब सीधा है, √5 का वैल्यू दिया है तो √5/2 मतलब आधा करना है इसका, कर दो यहीं पे सीधा आधा, 1.118, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। लेते हैं नेक्स्ट, एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे, एक टेबल टेनिस प्लेयर 12 गेम हारता है, टोटल कितनी गेम वो खेलेगा 18 में से 12 हारता है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि वो कितनी गेम जीता होगा इन डेसिबल्स, या तो कौन सा पार्ट जीता होगा वो आपको ढूंढना है। अब टोटल गेम कितनी है 18, वो हमेशा नीचे आएगा, जो भी टोटल होता है ना वो फ्रैक्शन में नीचे आता है। 18 में से 12 गेम वो हार गया, तो जीता कितनी बाकी की मतलब 6, इसका वैल्यू कितना होगा 1/3, तो ये 1/3 पार्ट वो जीतेगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में बोला है ना, तो 0.33 आएगा, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। भाई ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द वैल्यू, इसका वैल्यू ढूंढना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऊपर आप देख सकते हो 3 3 6 2 8 पॉइंट है, नीचे भी 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट तो सीधे कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या नंबर 729/27। अब ये तो कोई भी बोल सकता है कि 27 का ये स्क्वायर ही है, तो काट दो, तो ऊपर क्या आएगा आंसर 27, ऑप्शन डी। भाई समझ में आ रहा है, ऐसे इजी ही क्वेश्चन होते हैं, आप ऐसे इजी क्वेश्चन को चुन चुन के निपटाओ। लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इजी ही, बट थोड़ा ट्रिकी मुझे लगा। a/b देखना मैं कैसे करता हूं, वैल्यू है 1/4, b/c वैल्यू है 1/8। अगर a बराबर 2 है तो c बराबर क्या होगा, a है, इसका वैल्यू कितना होता है 2, 1 का वैल्यू 2 किया तो 4 का वैल्यू कितना होगा 8। ये किसका वैल्यू है बच्चों, b का ही तो है, तो b यहां भी है, तो यहां भी b का वैल्यू हम 8 लिख सकते हैं। 1 बराबर 8, तो 8 बराबर कितना होगा 64, बस हो गया। रेशियो का क्वेश्चन है, आप उस तरीके से भी कर सकते थे, बट मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ऐसे करवाया, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। हाँ, cos 0 का वैल्यू, ये थियरी का क्वेश्चन है, आप सबको पता है cos 0 का वैल्यू होता है 1। अगर पता नहीं है तो सबकी cos 0, cos 45, cos 90 सबकी वैल्यू आप याद रख लो, cos की, sin की, cot की, सबकी वैल्यू आपको रट्टा मारनी है। नॉर्मली एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एनटीपीसी में ये पूछा जाता है। लेते हैं नेक्स्ट। अब फैक्टराइजेशन करना है, 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिसका टोटल 10 हो, जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 हो और टोटल +7 हो। तो ऐसे 2 नंबर है 5 और 2, दोनों क्या होंगे प्लस, तो x + 5 एंड x + 2 लो हो गया। कर सकते हो आप इसी तरीके से, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतेश 2 के लोन फॉर 4 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बंदे ने 5% के हिसाब से 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक लोन लिया। टोटल इंटरेस्ट इतना बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 431.01। तो आपको प्रिंसिपल ढूंढना है। वैसे तो आप प्रिंसिपल की या तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट सोल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। मैंने जो बोला ना 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन आता है। इसको लास्ट में करना चाहिए, बट मैं यहां पे आपको सोल्व करवाता हूं, चुटकी बजा के आप कैसे कर सकते हो। अब देखो बच्चों, 5% और 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा वो हम पहले ढूंढते हैं। पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 5% एंड चौथे साल का 5%, इस तरीके से होता है। ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो 5% के ऊपर भी 5% ढूंढना पड़ेगा। 5% का 5% कितना होगा? 0.25% होगा ना। 5 × 5 डिवाइड बाय 100। यहां भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तो कितना होगा? 0.25%। तो ये टोटल कितना बैठेगा? 10.25%। उसी हिसाब से ये टोटल कितना बैठेगा बच्चों? 10.25% हुआ। अब 10.25% का अगेन 10.25% होगा। वो कैलकुलेट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा? 10% का 10% अप्रोक्सीमेटली ढूंढ लूंगा। 10% का 10% कितना होता है? 1%। तो वो भी ऐड कर दूंगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये भी कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ये भी कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ये भी कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो 10, सवा 10 मतलब कितना होगा? 20.5 और 1%। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21.5%। ठीक है। तो ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होगा? 431.01। तो प्रिंसिपल ढूंढना है, मतलब 100% इक्वल टू 40। बस हो गया। समझे ना बच्चे? आपको बस यहां पे इतना ही लिखना है। 21.5% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो भी अप्रोक्सीमेशन से। 100 × 430 फिर ले सकता हूं ना। पूरा लूंगा तो पेपर खत्म हो जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेशन से करना है। डिवाइड बाय क्या आएगा? 215। ऊपर एक 0 चिपका देते हैं, सीधा दिखता है। 215 का ये डबल है तो कितना आएगा? 20। तो आंसर आएगा 2000। तो प्रिंसिपल होगा आपका 2000, ऑप्शन ए। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको लास्ट में करो। हाँ, एक दुकानदार ने एक पेन ड्राइव जिसका मार्क प्राइस 1000 रुपया था उसको परचेस किया। 1000 रुपया मार्क प्राइस है। लिखू यहां पे मार्क प्राइस है 1000। अब उसने क्या किया? 2 डिस्काउंट मिले उसको, 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 10% का, डिस्काउंट तो माइनस ही होता है, और दूसरा डिस्काउंट होगा 15% का। ठीक है, आगे नहीं पढ़ता हूं, पहले इतना निपटा देता हूं। अब ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा? तो -10%, -15%, माइनस प्लस 10% का 15% मतलब 1.5% होगा कि नहीं? तो ये सब का टोटल कितना होगा? -25 प्लस 1.5, तो 23.5% डिस्काउंट होगा। ये 2 अलग अलग छूट जो आपको मिलती है उसकी कंबाइंड छूट इतनी होगी। कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया। मतलब 1000 रुपये का पेन ड्राइव मार्क प्राइस था, उसमें 23.5% का मतलब 235 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट करते हैं -235, तो बचेगा कितना? 765 रुपया। ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। मतलब शॉपकीपर ने 1000 रुपये वाली पेन ड्राइव 2 डिस्काउंट के बाद 765 में परचेस की होगी। अब वो क्या करता है? 35 रुपये का पैकेजिंग का खर्चा करता है, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा ना। जो भी खर्चा है कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देता है। तो 800 रुपया होगा दुकानदार का फाइनल कॉस्ट प्राइस। अब वो दुकानदार उसी पेन ड्राइव को 1000 रुपये में बेचेगा। 800 की उसकी कॉस्ट प्राइस हुई फाइनल, और 1000 में उसने बेचा। इसका सीधा मतलब है 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 200 का प्रॉफिट किसके ऊपर? प्रॉफिट हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर आएगा प्रॉफिट।
ये सोल्व करेंगे तो आएगा 1/4। 1/4 को अगर परसेंटेज टर्म्स में लिखाना है तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 8, 12 एंड 16। कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो सारे नंबर से डिविजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। पेपर सेटर बोलता है कि 6, 8, 12 और 16 का आप एलसीएम निकालो। अब देखो 6 के तो पिताजी आ गए 12, तो 6 की कोई जरूरत नहीं है। 8 के भी पिताजी आ गए 16, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको 12 एंड 16 का एलसीएम निकालना है। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग से सीधा बोल सकते हो कि ये दोनों किसके अंदर होते हैं? 48 के अंदर। तो आंसर आएगा सीधा सीधा 48। ठीक है ना, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी रोइंग ए बोट, मतलब बोट में जाता है, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे जाता है, पानी के प्रवाह की दिशा में जाता है। पानी आप सबको पता है इसी तरीके से ट्रैवल करेगा, पानी तो ऐसे ही जाता है ना, तो पानी नीचे उतरता है। तो बंदा 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटे में? 2 घंटे में कवर करता है। तो नीचे उतरने का स्पीड मिल जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 16 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिला आपको स्पीड, कौन सा? नीचे उतरने का। तो इसको लिखता हूं मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब क्या वो बोलता है? ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन रोइंग अपस्ट्रीम। मतलब जब वो वापस जाता है अगेंस्ट करंट, पानी के प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जाता है, तो उतने ही समय में वो आधा डिस्टेंस कवर कर पाता है। आधा मतलब कितना? 8 किलोमीटर। यहां तक ही पहुंचेगा और समय कितना लगेगा? 2 घंटा। ये कौन सी डायरेक्शन है? अप। ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? डाउन। और ये है अप। तो 8 किलोमीटर 2 घंटे में, तो स्पीड क्या होगा? 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना बच्चों, ये कौन सा स्पीड होगा? अप स्ट्रीम स्पीड होगा। होगा कि नहीं? अब पूछा क्या है आपको? करंट का स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड ढूंढना है। स्ट्रीम का स्पीड मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउन माइनस अप डिवाइड बाय 2 बराबर आएगा स्ट्रीम का स्पीड। ये फॉर्मूला आपको पता होगी। तो डाउन कितना है? 8, अप कितना है? 4 एंड डिवाइड बाय 2। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 किलोमीटर पर आवर। ये मिलेगा आपको करंट का या तो स्ट्रीम का स्पीड। तो हो गया ये भी। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज सराउंडेड बाय ए रोप ऑफ 400 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोड़ने लायक है। समझ रहे हो ना क्या बोलता है उसने? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलो ये मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहां से मैं एक रोप को चारों ओर बिछा देता हूं, तो ये रोप का आएगा लेंथ, यहां से चारों ओर मैं रोप को लगा देता हूं फील्ड की चारों ओर। तो ये चारों ओर मतलब क्या होगा? पेरीमीटर होगा। जो रोप का लेंथ होगा वो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर होगा। कितना होगा? 400। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आएगा? 200। ये किसका है? इस रेक्टेंगल का। अब आपको उसने पूछा है कि ये जो फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, दोनों का टोटल 200 मीटर होता है, उसका एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप लेंथ और ब्रेथ तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना, दोनों का टोटल 200 है। अब दो ऐसे नंबर जिसका टोटल 200 हो, वैसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, तो ये सारे नंबर को ध्यान में रखते हुए आपको मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है वो ढूंढना है। चलो हम थोड़ा ट्राई एंड एरर मेथड से पहले करते हैं। मान लो लेंथ है 190, तो ब्रेथ कितना होगा? 10 क्यों? क्योंकि टोटल बस 200 करना है, हो गया। अब ढूंढना है एरिया। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1900। एक ट्राई मैंने कर लिया, हमें मैक्सिमम साइड जाना है। मान लो लेंथ को मैं नीचे लेता हूं, 180 लेता हूं, तो ब्रेथ कितना होगा? 20 होगा कि नहीं? तो एरिया कितना होगा? 3600। देखो एरिया बढ़ गया। और नीचे लेता हूं, मान लो 170 लेता हूं, तो यह कितना होगा? 30। तो एरिया कितना होगा? 5100। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहां पे ये दोनों का गैप बहुत ज्यादा था, यहां पे गैप कम है। जैसे जैसे लेंथ और ब्रेथ का गैप कम होता जाएगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो गैप हमें मिनिमम करना है। मिनिमम गैप कैसे कब होगा? जब गैप 0 होगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ का गैप 0 कब होगा? जब दोनों की वैल्यू समान होगी। 200 में दोनों की वैल्यू समान करनी है तो लेंथ कितनी होगी? 100 और ब्रेथ कितनी होगी? 100। तो एरिया कितना होगा? 10,000। बस ये मैक्सिमम एरिया होगा 10,000। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप इस तरीके से इसका आंसर ला सकते थे। बट मान लो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि जिसकी पेरीमीटर रेक्टेंगल की जितनी होती है उतनी ही पेरीमीटर अगर किसी स्क्वायर की होती है तो स्क्वायर का एरिया हमेशा ज्यादा होता है। मैक्सिमम एरिया हमेशा लेंथ और ब्रेथ का गैप मिनिमम होता है, वहां पे ज्यादा होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, पता है या तो नहीं पता है तो अब आपने सीख लिया। तो उस हिसाब से स्क्वायर का एरिया हमेशा मैक्सिमम होता है। तो ये रेक्टेंगल नहीं था, ये क्या बनाना पड़ेगा? स्क्वायर। समझे ना बच्चों? अब स्क्वायर बना दिया तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि लेंथ होगा 100, ब्रेथ होगा 100 और एरिया होगा 10,000। तो आंसर आएगा 10,000। चलो चलते हैं नेक्स्ट। लो ये हो गया आपका जय हिंद। बच्चों 2016 में आरआरबी एनटीपीसी का जो एक शिफ्ट का पेपर था उसमें से आधे क्वेश्चन हमने अभी सोल्व करवाए हैं। बाकी के आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब कि अच्छा ही लगा है, तो आपको लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।